एपिसोड 21। सांग ये गुफा के बाहर से बर्फ और बर्फ लेकर आए। उसने इसे लिन हुआन हुआन के माथे और चेहरे पर लगाया और उसे ठंडा करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसका तापमान अभी भी उच्च था। सांग ये वापस अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गया और उसे गले लगा लिया। शुरुआत में सांप ठंडे खून वाले प्राणी थे। उनके शरीर का तापमान सामान्य व्यक्ति से कम था। जब लिन हुआन ने उसकी त्वचा को छुआ तो ऐसा लगा मानो 3 दिनों से प्यासे किसी व्यक्ति को आखिरकार एक कप पानी दिख गया हो। वह जल्दी से ऊपर चढ़ गई और उसके शरीर को कसकर गले लगा लिया। उसके गाल धीरे से उसकी छाती से रगड़ रहे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये बहुत अच्छा और आरामदायक था। सांग ये ने तुरंत उसके रगड़ने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी जानवरों की खाल की पोशाक इतनी ऊपर तक खींच गई थी कि उसे चोट लगी। यदि छोटी मादा अब स्वस्थ अवस्था में होती तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर झपटता और बेरहमी से उसमें घुस जाता। लेकिन अभी नहीं। छोटी मादा बीमार थी। महिलाएं सभी नाजुक थीं। सांग ये ने कई महिलाओं को देखा था जो अपनी बीमारियों से उबरने में असमर्थ थीं और जब वे छोटी थी तो उन्हें जल्दी मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह नहीं चाहता था कि लिन हुआन मर जाए। उसे जीवित रहने देना था। सांग ये ने उसकी इच्छाओं को नजरअंदाज कर दिया और उसकी चीखें दबा दी। उसने ध्यान से लिन हुआन को गले लगाया और अपने ठंडे शरीर को उसके खिलाफ दबाया, जिससे उसका तापमान कम हो गया। अनजाने में सांग ये उसे गले लगाते हुए सो गई। अल्पविराम। सांग ये को तेज खांसी ने जगाया। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि लिन हुआन के गाल असामान्य रूप से लाल थे। उसके शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थीं और वह बुरी तरह खांस रही थी। सांग ये ने तुरंत बर्फ ली और अपने मुंह में डाल ली। बर्फ पिघलने के बाद उसने उसके होठों को चूमा और पानी उसकी ओर बढ़ा दिया। उसके होंठ बहुत मुलायम और थोड़े मीठे थे। इससे उसे अपनी जीभ उसके मुंह में डालने और उसकी जीभ से उलझाने की इच्छा हुई। ये तभी हुआ जब लिन हुआन चुंबन से दम घुटने वाली थी कि सांग ये ने अनिच्छा से उसे जाने दिया। छोटी मादा का स्वाद अद्भुत था। बस एक स्वाद ने उसे फाड़कर खा जाने के लिए प्रेरित कर दिया। सांग ये ने उसके गीले होठों को देखा और अनजाने में उसके मुंह के कोनों को चाटा। वह सचमुच उसे चाहता था। वह वास्तव में उसकी छिपी हुई पोशाक को फाड़ना चाहता था और उसे अपने नीचे दबाकर उसे तबाह करना चाहता था। खांसी, खांसी, खांसी। तेज खांसी ने उसकी नींद में फिर से खलल डाला। उन्होंने देखा कि लिन हुआन की खांसी बदतर होती जा रही थी। उसे खांसी के साथ खून भी आया। सांग ये तुरंत घबरा गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीमारी क्या थी। ये देखते हुए कि उसे किस तरह से रक्तस्राव हो रहा था, ये बहुत गंभीर होना चाहिए। क्या छोटी मादा मरने वाली थी? सांग ये ने लिन हुआन को उसके मुंह के कोने से खून पोंछने में मदद की। उसने उसे कसकर गले लगाया। डर था कि वह अगले ही पल गायब हो जाएगी। मत मरो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। लिन हुआन उसकी बाहों में झुक गई और तब तक खांसती रही जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। उसे अपने फेफड़ों में जलन महसूस हुई। उसने अनुमान लगाया कि वह तीव्र निमोनिया से पीड़ित थी। पिछले कुछ दिनों में वह बर्फ में लौट रही थी, बर्फ का पानी पी रही थी और बर्फ से अपना चेहरा धो रही थी। उसके कमजोर शरीर के कारण उसके बीमार पड़ने में कुछ ही समय बाकी था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बीमारी इतनी अचानक आ जाएगी। तीव्र निमोनिया। इस दौर में एंटीबायोटिक्स के बिना ये बीमारी ले सकती है जान। जबकि लिन हुआन अचंभे में थी, वह अभी भी एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में सोच रही थी। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसने अचानक कुछ और सोचा। सुगंधित और कुरकुरे फल। चर्मपत्र पुस्तक में दर्ज किया गया है कि कुरकुरे फल न केवल खाने योग्य थे, बल्कि वे सूजन को भी कम कर सकते थे और रक्तस्राव को भी रोक सकते थे। यदि उनमें सूजनरोधी गुण थे, तो क्या इसका मतलब यह है कि उनमें एंटीबायोटिक जैसे तत्व मौजूद थे? ये सोचते हुए लिन हुआन को जीवित रहने का एक मौका मिल गया। उसने झट से अपने थैले से 2 मुरझाए हुए फल निकाले और मुंह में भर लिए। जल्द ही उसे लगा कि उसके फेफड़ों में दर्द कुछ कम हो गया है। कम से कम अब तो वह बोल सकती थी। ऐसा लगा कि कुरकुरे फल उपयोगी थे। केवल 2 फल उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लिन हुआन ने सांगिए की ओर देखा और कठिनाई से विनती की, क्या आप कुरकुरे फल ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? वे मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं। जब सांगिए ने उसकी बातें सुनी तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। सुगंधित और कुरकुरे फल बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? क्या वे मीठे और कुरकुरे फल विशेष रूप से महिलाओं के लिए नहीं बनाए गए थे? तो क्या उन्हें दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? लिन हुआन की आवाज कर्कश थी। मुझ पर भरोसा करें, जल्दी करो और कुरकुरे फलों की तलाश करो। सांगिए ने भौहें सिकोड़कर कहा, तुम्हारा गला बहुत असहज हो रहा होगा। बात करना बंद करें। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और जोर देकर कहा, जाओ कुछ कुरकुरे फल ढूंढो। जल्दी करो। ठीक है, मैं उन्हें ढूंढूंगा। सांगिए ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने छोटी मादा को घास के ढेर पर रख दिया और उसे जानवरों की मोटी खाल से ढक दिया। उसने उसके पास चलती हुई आग छोड़ दी। वह गुफा से बाहर चला गया और जल्दी से निकलने से पहले उसे प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए एक बड़ी चट्टान मिली। ये सर्दियों का मध्य था और पूरा जंगल बर्फ से ढका हुआ था। कुरकुरे फलों का तो जिक्र ही नहीं, एक हरी पत्ती भी नजर आ रही थी। लेकिन छोटी मादा ने कहा था कि कुरकुरे फल उसकी जान बचा सकते हैं। उसे कुरकुरे फल ढूंढने थे। सांगिए ने उन सभी स्थानों की खोज की जहां कुरकुरे फल जल्द से जल्द उग सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उसे जंगल में कोई कुरकुरा फल नहीं मिला, इसलिए उसे कहीं और देखना पड़ा। सांगिए को अचानक याद आया कि जब उसका पीछा किया जा रहा था तो उसने पास में एक छोटी जनजाति देखी थी। उस जनजाति में कुरकुरे फल हो सकते हैं। सांगिए तुरंत चले गए। जनजाति का पता लगाने के बाद वह बिना कुछ कहे अंदर चला गया। यह एक सुअर जनजाति थी। पूरी जनजाति में केवल लगभग 30 जानवर थे, जो रॉक वुल्फ जनजाति के 10वें हिस्से से भी कम थे। हालांकि वे बहादुर थे और लड़ने में अच्छे थे। उनकी युद्ध शक्ति बहुत प्रबल थी। इस वर्ष सर्दी विशेष रूप से जल्दी आ गई थी। उनकी जनजाति में कोई जादूगर नहीं था जो लैंग झू की तरह मौसम परिवर्तन की भविष्यवाणी कर सके, इसलिए उनके पास सर्दियों के आने से पहले पर्याप्त भोजन तैयार करने का समय नहीं था। जब सांगिए जनजाति में घुसे तो ये जानवर इस बात की चिंता कर रहे थे कि भोजन कैसे बचाया जाए। सांगिए ने अपने साथ ले गए क्रिस्टल सिक्के निकाले और उन्हें सुअर जनजाति के नेता के सामने रख दिया। क्या आपके यहाँ कोई कुरकुरे फल हैं? मुझे उतने ही चाहिए जितने आपके पास हैं।
जब सुअ नेता ने चमकदार क्रिस्टल सिक्के देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। यदि कोई और समय होता तो वह खुशी खुशी किसी से इन क्रिस्टल सिक्कों के बदले जनजाति के सभी कुरकुरे फल बाहर निकालने के लिए कहता। आखिरकार वे क्रिस्टल सिक्के थे। यदि वे बाजार में सिक्कों का उपयोग करते तो केवल एक क्रिस्टल सिक्का कुरकुरे फलों का एक छोटा सा पहाड़ खरीदने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन अभी नहीं। शुरुआत में जनजाति में भोजन की कमी थी, इसलिए उनके पास जो भोजन बचा था वह सर्दियों में जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि वे कुरकुरे फल बहुत पेट भरने वाले नहीं थे, फिर भी उन्हें कम से कम खाया जा सकता था। सुअ नेता ने क्षमा मांगते हुए कहा, आप भोजन को छोड़कर हमारे जनजाति में किसी भी चीज के लिए क्रिस्टल सिक्कों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सांघी की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। मुझे केवल कुरकुरे फल चाहिए। नहीं, हम भोजन का आदान प्रदान करने से इनकार करते हैं। जब सांघी ने देखा कि दूसरी पार्टी सहमत होने से इनकार कर रही है तो वह नाराज हो गए। चूंकि दूसरे पक्ष ने कुरकुरे फल बेचने से इनकार कर दिया, इसलिए वह केवल उन्हें जबरन छीन सकता था। सांघी अचानक एक अजगर में बदल गया। उसने अपना खूनी मुंह खोला और असहाय जंगली सुअ नेता को अपने पेट में निगल लिया। पूरी सुअ जनजाति पागल हो गई। पवित्र बकवास पितृसत्ता को खा लिया गया था। सांघी बहुत शक्तिशाली था, विशेषकर उनका सर्प रूप आश्चर्यजनक रूप से विशाल था। सुअ जनजाति के जानवर उसके सामने छोटे चूजों की तरह थे, लेकिन जबरदस्ती करने पर छोटी से छोटी मुर्गी भी काट लेगी। इसके अलावा उनमें से कई थे। अपने नेता को खाए जाने पर उन्हें जो गुस्सा महसूस हुआ, उसने सुअ जनजाति के जानवरों को अत्यधिक युद्ध शक्ति से भर दिया। वे झुंड में आगे बढ़े और अजगर पर बुरी तरह हमला कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन्हें कुलपिता का बदला लेना था। अजगर की त्वचा बहुत मोटी थी और बारीक छिलकों की परत से ढकी हुई थी। यहाँ तक कि जब इसे काटा भी गया तो इसने सांघी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। सांघी ने कुरकुरे फलों की तलाश करते हुए पागल जंगली सुअ जानवरों से निपटा। उसने भोजन की गंध का पीछा किया और उस गुफा को ढूंढ लिया जहां सुअ जनजाति अपना भोजन जमा कर रही थी। उसने अंदर के सारे कुरकुरे फल छीन लिए। मनचाहे कुरकुरे फल मिलने के बाद सांघी का लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह तुरंत पीछे हटने को तैयार हो गया। सुअ जनजाति के जानवर उसे कैसे जाने दे सकते थे। उन्हें एहसास हुआ कि साधारण हमले अजगरों के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं थे। अधिक बुद्धिमान नर जानवरों में से एक अचानक चिल्लाया, आग का प्रयोग करो। सांप आग से डरते हैं। सभी जानवर आग से डरते थे, लेकिन सांप जानवर आग से सबसे ज्यादा डरते थे। यह उनके ठंडे खून वाले जानवरों के स्वभाव के कारण हो सकता है। जंगली सुअ जानवरों का एक हिस्सा तुरंत चकमक पत्थर और सूखी लकड़ी की तलाश में चला गया। बचे हुए जानवरों ने सांघी को सख्ती से रोका और उसे जंगली सुअ जनजाति छोड़ने से मना कर दिया। सांघी को खतरे की गंध आ गई। वह थोड़ा चिड़चिड़ा और असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी विशाल सांप की पूंछ पलट गई, जिससे उसके सामने के सभी जंगली सुअ जानवर उड़ गए। चीखें गूंज उठी। सांघी जल्दी वापस जाना चाहता था, लेकिन वे जंगली सुअ जानवर कीड़ों की तरह थे। उन्होंने उसे बहुत परेशान किया और उसे जाने से मना कर दिया। अन्य जानवरों को अंततः सूखी लकड़ी और चकमक पत्थर मिल गए। उन्होंने उन्हें सांघी पर फेंक दिया। चिलचिलाती गर्मी ने अजगर को झुलसा दिया और उसकी त्वचा पर परतें सिकुड़ गईं। सांघी अत्यधिक दर्द में थी। हालांकि उसने फिर भी अपने दांत पीस लिए और जानवरों के हाथों में मशालों को नजरअंदाज कर दिया। वह लापरवाही से घेरे से बाहर निकल गया। विशाल सांप जंगल में घुस गया और तेजी से बर्फ पर फिसल गया। जंगली जनजाति के जानवर मशालें लेकर उसके पीछे दौड़े। जंगली सुअ तेज थे, लेकिन अगर वे वापस अपने मूल रूप में बदल गए तो वे मशाल पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। इस तरह अगर वे अजगर को पकड़ भी लेते तो भी वे उसे चोट नहीं पहुंचा पाते। इसलिए वे केवल अपना मानव रूप बनाए रख सकते थे और अपने दो मानव पैरों के साथ जंगल में पीछा कर सकते थे। सांघी का शरीर आग के घावों से ढका हुआ था। उसकी शिल्कें ऊपर उठ गईं और उसकी सांप की त्वचा जलकर काली हो गई। बर्फ पर फिसलने से घर्षण के कारण उसका लाल रंग का मांस प्रकट हो गया। वह बहुत दर्द में था, लेकिन आराम करने के लिए रुकने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह केवल उस छोटी मादा के बीमार होने के बारे में सोच सकता था। वह बहुत बीमार थी और उसे अपनी जान बचाने के लिए कुरकुरे फलों की जरूरत थी। वह रुक नहीं सका, उसे जल्दी वापस आना था। जब सांघी अंततः गुफा में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि लिन हुआन फिर से बेहोश हो गया है। लेकिन भले ही वह बेहोश हो गई थी, फिर भी उसे खांसी आ रही थी। वह इतनी जोर से खांसी कि ऐसा लगा कि वह अपने फेफड़ों को खांस कर बाहर निकाल देगी। सांघी ने जल्दी से कुरकुरे फल निकाले और उससे कहा, तुम्हारे जो कुरकुरे फल चाहिए थे मैं पहले ही ला चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ? लिन हुआन को बीमारी के कारण चक्कर आ रहा था और वह उसे कोई जवाब नहीं दे सका। असहाय सांघी उसे खिलाने से पहले केवल कुरकुरे फल चबा सकती थी। सौभाग्य से वह अभी भी खाना निगल सकती थी। सांघी ने उसे एक ही बार में सारे कुरकुरे फल खिला दिए। यह अज्ञात था कि क्या फल वास्तव में काम करते थे, लेकिन लिन हुआन की खांसी धीरे धीरे शांत हो गई। सांघी ने सोने की हिम्मत नहीं की। वह चुपचाप उसके पास रुका रहा। उसकी सांप जैसी आंखें बिना पल के झपकाए उसे घूरती रहीं। काफी देर के बाद लिन हुआन जाग गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसके गले में अभी भी खुजली हो रही थी और उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन वह पहले से काफी बेहतर थी। मैंने तुम्हें कुछ कुरकुरे फल खिलाए, क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? लिन हुआन ने आवाज की दिशा में देखा और सांघी को देखा, जो सांप में बदल गया था और जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने उसकी ओर देखा। उसकी काली सांप जैसी आंखें चिंता से भर गईं। उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा, मैं अब बेहतर हूँ, धन्यवाद। सांघी को राहत मिली। उसने गुफा के बाहर बर्फ और बर्फ पर नजर डाली। फिर उसने अचानक उससे कहा, क्या तुम घर जाना चाहती हो? लिन हुआन थोड़ा स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आया कि वह अचानक इस बारे में क्यों पूछ रहा है। सांघी ने अपने शरीर पर लगे घावों को छिपाने की पूरी कोशिश की और शांति से कहा, अगर तुम घर जाना चाहते हो तो जल्दी वापस जाओ। जंगल में बहुत ठंड है। ये स्थान आप जैसी नाजुक महिला के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि तुम यहीं रुके रहे तो निश्चित रूप से फिर से बीमार पड़ जाओगे। लिन हुआन वास्तव में वापस जाना चाहती थी, लेकिन वह इस अजगर से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जो उदास दिखता था लेकिन वास्तव में बहुत कोमल था। उसने ध्यान से पूछा, क्या तुम मेरे साथ वापस आ सकते हो? सांघी स्तब्ध रह गया। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? क्यों? तुम्हें मुझे बचा लिया, मुझे तुम्हें चुकाना होगा।
सांग ये ने कहा, मुझे इसका बदला चुकाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, मगर नहीं, जल्दी करो और चले जाओ। सांग ये ने अपना सिर उससे दूर कर लिया। उसकी अचानक ठंडक का सामना करते हुए लिन हुआन को नुकसान हुआ। वह जल्दी से उठी और उसके पास चली गई। वह हमेशा की तरह अजगर को सहलाना और उसके करीब जाना चाहती थी। लेकिन जब वह अजगर के पास पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वह घावों से भरा हुआ था। जले हुए मांस से अभी भी खून रिस रहा था। यह एक भयावह दृश्य था। लिन हुआन हैरान रह गया। उसने तुरंत पूछा, ये घाव कैसे आए? अभी क्या हुआ? सांग ये ने उदासीनता से कहा, वे सिर्फ छोटी चोटें हैं। मैं नहीं मरूंगा। परंतु आप, ठीक है, बात करना बंद करो। सांग ये खुद पर हंसे। वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं करते। भले ही मैं घायल हो जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसा मत कहो। लिन हुआन ने अजगर के शरीर को गले लगा लिया। हम दोस्त हैं। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत परवाह है। मैं सांग ये ने उसे फिर से बाधित किया। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपका साथी बनना चाहता हूँ। लिन हुआन, सांग ये ने शांति से उसकी ओर देखा। मैं जानता हूँ कि आप मुझे नीची दृष्टि से देखते हैं और मैं दोबारा परेशानी नहीं पूछूंगा। जल्दी करो और चले जाओ। अपने साथियों के पास वापस जाओ और दोबारा मेरे सामने मत आना। उसके ठंडे शब्दों को सुनकर लिन हुआन को बहुत बुरा लगा। वह विरोध नहीं कर सकी। मैं तुम्हें नीची दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके लिए काफी अच्छा हूँ। सांग ये ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। उसने स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं किया। लिन हुआन धीरे धीरे अजगर के शरीर के पास पहुंची। तुम बहुत अच्छे नर जानवर हो। आप न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि आप महिलाओं के प्रति भी अच्छे हैं। भविष्य में आपको निश्चित रूप से एक ऐसी महिला मिलेगी जो आपके साथ पूरे दिल से व्यवहार कर सकती है। मैं एक महिला हूँ जिसके पहले से ही 2 दोस्त हैं। मैं वास्तव में तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। हालांकि, सांग ये ने कहा, मुझे नहीं चाहिए कि आप एक दिमाग वाले हों। मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। सांग ये के कबूलनामे ने लिन हुआन को उसे अस्वीकार करने में असमर्थ बना दिया। ये बात उसे इतनी चुभ गई कि उसे बचाने के लिए वह खुद भी इतनी बुरी तरह घायल हो गया। वह उसे छोड़ नहीं सकती थी। लिन हुआन ने कहने से पहले बहुत देर तक सोचा, पहले मेरे साथ वापस आओ। आपके ठीक होने के बाद हम संभोग के बारे में बात करेंगे, ठीक है? संभोग कोई छोटी बात नहीं थी। उसे वापस जाना पड़ा और घर पर उन दोनों से पूछना पड़ा कि निर्णय लेने से पहले उन्होंने क्या सोचा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सांग ये जानती थी कि वह डगमगा रही थी। वह बहुत खुश था, लेकिन साथ ही थोड़ा उदास भी था। ये बहुत बुरा था, समय सही नहीं था। जितनी जल्दी हो सके वापस लौटने के लिए सांग ये ने अपने ट्रैक को साफ करने की जहमत नहीं उठाई। सुआ जनजाति के जानवरों ने उसके द्वारा छोड़े गए रास्तों का अनुसरण किया होगा। वे शायद अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। सांग ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे और जल्द ही ठीक नहीं होंगे। अब वह छोटी मादा की रक्षा नहीं कर सका। वह उसे केवल कुछ समय के लिए जाने दे सकता था, कहीं ऐसा न हो कि सुअर जनजाति के जानवरों द्वारा भी उसे नुकसान पहुंचाया जाए। सांग ये ने असहाय होकर उससे कहा, मैं घायल हो गया हूं और फिलहाल हिल नहीं सकता, लेकिन जीवित रहने के लिए तुम्हें भोजन की जरूरत है। तुम्हें अब अकेले ही वापस जाना होगा। जब तुम्हें भोजन और अतिरिक्त सामग्री मिल जाए तो मेरे पास आ जाना। लिन हुआन को उसके बारे में चिंता थी, लेकिन अगर वह यहाँ रहती तो वह मदद नहीं कर सकती थी। उसने दांत पीस लिए। यहाँ बैठने और कुछ न करने के बजाय वह लड़ भी सकती है। ठीक है, मैं वापस जाऊंगा और तुम्हें बचाने के लिए दूसरों को बुलाऊंगा। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। सांग ये ने अपनी सांप की जीभ बढ़ाई और अपने माथे पर लगे काले रत्न के पेंडेंट को नीचे उतार लिया। उसने धीरे से इसे लिन हुआन के हाथ में रख दिया। यह एक दिव्य पत्थर है जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ गई थी। इसे अपने पास रखें। मैं इसके माध्यम से आपकी सुरक्षा को महसूस कर सकता हूँ। लिन हुआन ने काले रत्न का पेंडेंट लिया और उसे अपने गले में लटका लिया। उसने काले रत्न वाले पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया और दृढ़ता से कहा, मैं निश्चित रूप से जल्द ही वापस आऊंगी। ध्यान से, मैं यहाँ आपके लिए इंतजार करूंगा। लिन हुआन ने बचा हुआ सारा खाना सांग ये के लिए छोड़ दिया। उसने सारे बीज अपने फैनी पैक में डाल दिए और गुफा से बाहर बर्फीले तूफान में चली गई। सांग ये ने उसे जाते हुए देखा। जब तक वह पूरी तरह से बर्फ में गायब नहीं हो गई, तब तक वह दूसरी ओर देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। वह सही था। जल्द ही सुअर जनजाति के जानवर रास्ते का पीछा करते हुए उसे ढूंढने में कामयाब रहे। उनके हाथों की मशालें बर्फ के कारण बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। अजगर को ढूंढने के बाद उन्होंने तुरंत अपने साथ ले गए जलाऊ लकड़ी और चकमक पत्थर को खोदकर बाहर निकाला। वे मशाले जलाने और इस घृणित अजगर को जलाकर मारने के लिए तैयार थे। हालांकि सांग ये ने उन्हें मौका नहीं दिया। अजगर अचानक गुफा से बाहर निकला, अपना खूनी मुंह खोला और जंगली सुअर जानवरों को काट लिया। अल्पविराम, हवा और बर्फ ने उसकी त्वचा को झुलसा दिया, लेकिन लिन हुआन ने रुकने से इनकार कर दिया। वह चट्टानी पहाड़ की दिशा में भागी। बर्फ गहरी थी, वह कई बार गिर चुकी थी और उसका शरीर पहले से ही कीचड़ से लथपथ था। जब हवा चली तो उसका खून जम गया। लिन हुआन ने अपने दांत पीस लिए और उठ गई। उसे जल्दी वापस जाना था। सांग ये अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। वह लगातार लड़खड़ाती रही। वह नहीं जानती थी कि वह कितनी देर तक दौड़ती रही, लेकिन लगभग अंधेरा हो गया था। चट्टानी पहाड़ अभी भी बहुत दूर था। लिन हुआन जोर जोर से हौंफ रही थी। गहन व्यायाम के कारण उसके जमे हुए अंग असामान्य रूप से लाल हो गए थे। उसका सिर और कंधे मोटी बर्फ से ढके हुए थे। उसका शरीर, जो बीमारी से पूरी तरह उबर नहीं पाया था, आखिरकार अब और सहन नहीं कर सका। वो फिर से गिर गई। लिन हुआन ने उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसका शरीर कोई ताकत नहीं जुटा सका। वह हिलने डुलने में असमर्थ लग रही थी। हवा और बर्फ अभी भी चल रही थी। बर्फ ने तुरंत उसके शरीर को ढक लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे जिंदा दफना दिया जाएगा। उसी समय दूर दूर तक चीख पुकार मच गई। हुआन, आप कहाँ हैं? लिन हुआन ने तुरंत ऊपर देखा। उसने अपने कान खड़े किए और ध्यान से सुनने लगी। उसे एहसास हुआ कि यह बाई दी की आवाज थी। अपनी आखिरी ताकत के साथ वह धीरे से चिल्लाई, मैं यहाँ हूँ। हवा की आवाज ने तुरंत उसे डुबो दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या बाई दी ने उसकी बात सुनी है।
यदि वह उसकी बात नहीं सुनती तो वह अपनी परिस्थितियों पर क्रोधित होती। सौभाग्य से बाइडी ने उसकी बात सुन ली। वह तुरंत लिन हुआन के पास गया और उसे बर्फ से बाहर निकाला। उसके कांपते और कमजोर अंगों को देखकर बाइडी का दिल पसीज गया। उसने जल्दी से अपने साथ लाई हुई शराब निकाली और उसके मुंह में 2 कौर डाल दिए। मसालेदार स्वाद उसके गले से होते हुए उसके शरीर में घुस गया और कमजोर लिन हुआन को बेहोशी की कगार से वापस खींच लाया। उसकी आवाज बेहद कर्कश और कमजोर थी। हमें किसी को बचाने की जरूरत है। सांग ये अभी भी उसे बचाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा था। बाइडी ने उसे कसकर गले लगा लिया। अभी कुछ मत कहो, हम वापस आने पर इस बारे में बात कर सकते हैं। वह लिन हुआन को ले गया और वापस चला गया। रास्ते में उनका सामना शांग यून और अन्य लोगों से हुआ जो उनकी तलाश में पहाड़ से नीचे आए थे। जब उन्होंने सुना कि लिन हुआन मिल गया है तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। वे जल्दी से उसे वापस चट्टानी पहाड़ पर ले गए। लिन हुआन को बूढ़े जादूगरनी के घर भेजा गया। इस समय हुआन कोमा में पड़ गया था। उसे बुखार था और उसके शरीर का तापमान बहुत अधिक था। हालांकि वह अभी भी बात कर रही थी। बचाओ, उसे बचाओ, जल्दी से उसे बचाओ। सभी ने यही समझा कि वह बकवास कर रही है और इस बात को दिल पर नहीं लिया। लैंग जू ने बहुत प्रयास किए और लिन हुआन के बुखार को कम करने में मदद करने के लिए कई तरीके आजमाए। दवा के प्रभाव के कारण लिन हुआन अभी भी बेहोश थी। बाइडी उसे सावधानी से घर ले गई। श्वांग यून उसके पीछे पीछे अंदर आया। उसने बिना पलके झपकाए उसे देखा। उसकी आंखें थकान से भरी थी। वे दोनों काफी देर तक बिस्तर के पास खड़े रहे। जब जियू युआन पहुंचे तो वे वापस होश में आए और अनिच्छा से शयन कक्ष से बाहर चले गए। जियू युआन ने तुरंत अपने इरादे बताए। प्रमुख, बुरी खबर, हाँ कियू और माकिंग भाग गए। श्वांग यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और बहुत दुखी दिख रहा था। क्या चल रहा है? क्या मैंने तुमसे उन पर नजर रखने को नहीं कहा था? जियू युआन ने शुरू से अंत तक सब कुछ जल्दी से समझा दिया। श्वांग यून को पता था कि कियू और माकिंग के पास इस समय अचानक आने पर ध्यान देने के लिए अन्य मामले भी होंगे। बस मामले में श्वांग यून ने विशेष रूप से किसी को उन दोनों पर नजर रखने के लिए कहा। कुछ भी होने पर उन्हें तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। हालांकि माकिंग बहुत चालाक था। जब श्वांग यून अपने लोगों को हुआन को खोजने के लिए पहाड़ से नीचे लाया तो वही कियू और 50 से अधिक नर जानवरों के साथ भाग गया। लगभग 50 जानवरों में से कुछ लिया के साथी थे। लिया की मृत्यु के बाद उसके 29 साथियों को मेट बंधन से विरोध का सामना करना पड़ा। उनमें से 20 सफल नहीं हुए और मर गए। शेष 9 नर जानवर भी अलग अलग मात्रा में घायल हुए थे। माकिंग उन सभी को ले गए। बाइडी को इस बात की परवाह नहीं थी कि भेड़ियों के बीच क्या हुआ और वह शायद ही कभी उनके आंतरिक निर्णयों में हस्तक्षेप करती थी। लेकिन इस बार जियू युआन की बात सुनने के बाद वह भौचक्का रह गया। वह माकिंग सरल नहीं है। यदि हम उसे ऐसे ही जाने देंगे तो निस्संदेह हम बाघ को उसकी मान में लौटने देंगे। अंतहीन परेशानी होगी। जियू युआन ने दोहराया। हमने ली वे के शरीर को साफ कर दिया है, लेकिन उसके पुरुष साथियों को पता होना चाहिए कि उसे मार दिया गया है। जब वे वापस जाएंगे तो वे निश्चित रूप से हमसे बदला लेने के तरीकों के बारे में सोचेंगे। हमें सावधान रहना होगा। श्वांग यून ने एक पल के लिए सोचा और तुरंत निर्णय लिया। वह पहले वार करेगा। मैं माकिंग और अन्य लोगों का पीछा करने के लिए लोगों को लाऊंगा। ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति में लौटने से पहले हमें उन्हें मारना होगा।